स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आगे आने वाले कैलकुलस और दूसरे टॉपिक्स का भी बेस है। ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो मैथ्स आपके लिए काफी इजी हो जाएगी। क्लियर? इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का बेसिक आपका पूरा मैथ स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बच्चों, क्लास 12 का रिलेशन समझने से पहले एक बार क्विकली क्लास 11 का बेसिक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेस क्लियर होगा तो आगे सब इजी लगेगा। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशन होता क्या है। ठीक है, देखो, रिलेशन एक कनेक्शन होता है दो सेट्स के बीच का। ठीक है, अगर ए एंड बी जो है वो दो सेट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी जो है वो दो सेट्स हैं, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा कि कौन सा एलिमेंट ए के और बी के किस एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट ए के बी के किस एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देख लें, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा 11th क्लास में कि अगर हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए गए हुए हैं, जैसे मान लो कि ए एंड बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स। अब बोला गया होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ए मल्टीपल बी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। इसमें जितने भी पेयर होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एलिमेंट्स के, वो कहां से होंगे, ए एंड बी से होंगे। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं कि एग्जांपल मान लो कि ए हमें दिया गया है 1 2, ठीक है, और बी हमें दिया गया है 3 4, और मुझे इसका क्या बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया था, ए मल्टीपल बी। यही जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप 1 ले लो, 1 को पहले 3 के साथ बना लो पेयर, देन आप 1 को 4 के साथ पेयर बना लो। सिमिलरली अब इससे ज्यादा 1 का कोई नहीं बन सकता, अब 2 आ जाओ, 2 को अब पहले 3 के साथ बना लो, देन यही 2 को आप 4 के साथ बना लो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं और इसी में रिलेशन बनता है। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि P है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और Q है हमारे पास AB, और मुझे इसका क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, P मल्टीपल Q इज इक्वल टू, पहले 1 को आपने A के साथ लिख लो, देन यही 1 को आप क्या लिख लो, B के साथ, 1 को B के साथ, देन आ जाओ ये 2 को A के साथ लिख लो, देन यही 2 को लिख लो B के साथ। सिमिलरली देन 3 को A के साथ लिख लो, देन यही 3 को लिख लो B के साथ। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो पेयर फॉर्म में लिखे गए हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर? तो यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। कि जो सबसेट है वो कैसे डिराइव किया जाता है, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए इंटू बी। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। क्लियर? अब देखो, हमने स्टार्ट करना है क्लास 12 में टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो उन्हें देख लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमारा सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। देखो, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मान लो अगर ए एंड बी जो है वो दो सेट्स हैं, मतलब ए और बी सेट्स के बीच कोई भी एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो जैसे लिख लेते हैं, अ रिलेशन आर is said to be empty relation, is said to be empty relation if no element of a, if no element of a is related to any element of b, any element of b। देखो क्या मतलब हुआ इसका, देखो क्या मतलब हुआ
कि ए और बी सेट्स के बीच कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट है हमारे पास 10 11 12 13, ठीक है, और हमें बताना है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 5 क्या होता है? एम्प्टी होता है। एम्प्टी को ही हम नल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए और बी का कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही आर जो होगा वो हमारा क्या होगा? एम्प्टी होगा। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन। अब हम सेकंड देख लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो सेकंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? इफ each element of A is related to every element of A is related to every element of A, that is R is equal to A multiple A। देखो यूनिवर्सल रिलेशन होता है कि हर एक एलिमेंट जो है ए का वो किससे रिलेट करेगा? हर एक एलिमेंट ऑफ ए से, मतलब जो आर होगा वो ए मल्टीपल ए होता है, मतलब इसमें हमारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सब आएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास ए है सेट 1 2 3, और वही अगर मैं एक और ए सेट ले लूं उसमें भी एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है, ठीक है। तो ए मल्टीपल ए क्या होगा? पहले 1 को 1 के साथ लिख लो ऑर्डर पेयर में, देन 1 को 2 के साथ लिख लो, देन यही 1 को 3 के साथ लिख लो, देन 2 को 1 के साथ लिख लो, फिर ये 2 को 2 के साथ लिख लो, देन ये 2 को 3 के साथ लिख लो, और कौन सा आएगा? देन 3 को 1 के साथ लिख लो, फिर यही 3 को 2 के साथ लिख लो, देन यही 3 को 3 के साथ लिख लेंगे। क्लियर? देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। हमारे पास यही आया था ए मल्टीपल ए, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि ए बी, ठीक है, जो है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा ए और जो सेकंड वाला है वो हमारा बी है, ये हमारा क्या कर रहा है? ए मल्टीपल ए को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। सच डैट बोला गया है कि जो ए प्लस बी है ना, इन सबका सम जो है वो लेस देन 9 होना चाहिए। तो डेट इज आर जो होगा वो हमारा ए मल्टीपल ए ही होगा। क्यों? देखो ये सारी छोटी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3 3। अगर मैं दोनों का सम करूं ये लेस देन 9 आ रहा है, लेस देन 9 आ रहा है, मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये पूरा एक मल्टीपल ए को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जो बोथ एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशंस है, ठीक है, बोथ दी एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर sometimes called trivial relation or sometimes called trivial relation। इन्हें हम कभी कभार ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। किसको? एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को। क्लियर? अब हम थर्ड समझते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड हमारा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ? मतलब इसमें हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ खुद से ही रिलेट होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट होता है। तो यहां पे देख लेते हैं आइडेंटिटी कि अगर इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट करता है? खुद से ही। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो एक हमारा ए सेट है, क्या है वो? 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, और एक और सेट ले लेते हैं हम ए 1 2 3, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? इसका ए मल्टीपल ए निकालना है। तो ये क्या होगा? 1 1, फिर ये 1 2, देन 1 किसे करेगा? 3 के साथ, अब 2 1 2 2 2 3, देन नेक्स्ट क्या आएगा? 3 से स्टार्ट कर लो, 3 1 3 2 एंड 3 3।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा रिलेशन क्या होता है कि दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब एक कौन सा होगा, 1,1, देन 2,2 और 3,3। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं, ए कॉमा ए फॉर्म में होते हैं, इसी पेयर में होते हैं ए कॉमा ए। मतलब अगर जो पहला एलिमेंट है वही आपका क्या होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो बस आइडेंटिटी रिलेशन का इतना याद रखो कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए टाइप के पेयर्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो ये था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम देख लेते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, नेक्स्ट रिलेशंस। तो हमारा फोर्थ रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसे देख लेते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मतलब सेट का जो हर एक एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट होना चाहिए। इस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। रिलेशन आर, मान लो एक रिलेशन है आर ऑन सेट ए की बात हो रही है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये कब रिफ्लेक्सिव होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो ए है ये ए सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और इसमें भी हमारे जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करने चाहिए आर रिलेशन को। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच डैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? मतलब इसके अंदर कैसे रिलेशंस होते हैं, जैसे आर जो होगा वो दोनों सॉरी यहाँ पे ना ए बी नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, मतलब किस तरह के सेट होते हैं कि दोनों एलिमेंट जो हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, जैसे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, या फिर 4 4 हो गया, इस तरह के होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम कि मैं एक ए सेट ले रही हूं 1 2 3 और एक और ए सेट ले रही हूं 1 2 3। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या होता है, देखो एक होगा, पहले 1 को 1 के साथ लिख लेंगे, फिर यही 1 को 2 के साथ, देन यही 1 को 3 के साथ, देन 3 तक खत्म हो गया, अब 2 ले लो, 2,1, उसके बाद 2,2, देन 2,3, देन 3,1, उसके बाद 3,2, देन 3,3। ये हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, आपने चेक करना है कि इसमें क्या ये जो ए सेम वाला बिलोंग कर रहा है। आप देखो सेम वाला ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी में भी क्या पढ़ा था कि हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइप होने चाहिए, बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों ये आइडेंटिटी नहीं होगा? देखो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस आता है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के पास एक्स्ट्रा पेयर्स भी होते हैं, मतलब सेम सेम वाले तो होंगे ही, प्लस विदाउट जो सेम नहीं है वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आते हैं। ठीक है, पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंपलसरी क्या है कि कम से कम आपके पास एक तो सेम सेम होना चाहिए, बाकी भी सब उसमें आएंगे। ठीक है, पर आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सेम सेम वाले होते हैं। क्लियर? तो हमें बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव में सेम तो होगा ही, पर अगर सेम वाला नहीं होगा तब भी वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, बट आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ टाइप है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो हमारी फिफ्थ टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी या फिर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक होगा, इफ अगर ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, देन उसका जो इनवर्स है बी ए जो है वो भी क्या करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी जो है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है आर को,
तो वहीं अगर बी ए जो होगा वो भी आर को क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 1 भी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। मतलब अगर एक एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरे से है तो दूसरे का भी उससे होना चाहिए। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो आर जो है वो क्या होगा, अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, इंप्लाइज बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है आर 1,1 2,2 3,3। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले, 2 2 और 3 2। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा? एक और एग्जांपल देख लो, मान लो सेट है हमारा 1,2 2,1 देन 2,3 और 3,2। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा? एक और देख लो एग्जांपल कि 4,5 5,4 और 6,7। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा? देखो, ये जो हमारे 1 1 2 2 और 3 3 हैं, ये सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। कौन से होंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन होंगे? देखो यहां पर ए कितना है 1, बी कितना है 1। अगर बी ए करे तब भी 1 1 नहीं रहेगा। सिमिलरली 2 2 जाए, अगर ये ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। क्यों? जब भी अगर दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है, अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन में आएंगे। ठीक है, 3 3 भी क्या है, दोनों सेम है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन में आएगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास आर सेट है 2,2 और 3,2, देखो सेम वाला तो सिमेट्रिक रिलेशन तो होगा ही होगा। अब 3,2 है तो इसका जो इंप्लाइज होगा, मान लो अगर ये 3 2 है तो इसमें 2 3 भी होना चाहिए। अब देखो यहां पर 2 3 तो है ही नहीं है, 2,2 है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? अब थर्ड वाला देखो, अगर 1 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 मींस उसका इनवर्स वाला भी बिलोंग कर रहा है आर को। सिमिलरली अगर 2 3 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो यही उसका अगर मैंने उल्टा कर दिया, 3 2 भी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब हर पेयर का रिवर्स पेयर होना चाहिए। क्या होता है सिमेट्रिक में कि हर पेयर का रिवर्स पेयर भी होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब आप देखो यहाँ पर 4,5 का अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो 5,4 भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पर 6,7 तो बिलोंग कर रहा है पर 7,6 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक सिमेट्रिक रिलेशन। बस आपको इसमें इतना पता होना चाहिए कि हर पेयर का रिवर्स पेयर भी होता है। क्लियर? तो ये था हमारा 5th पार्ट। अब हम 6th पार्ट देख लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जो ट्रिकी टाइप है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत कॉमन है, इसलिए ध्यान से देखो। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट का रिलेशन, ठीक है, एक एलिमेंट का रिलेशन अगर दूसरे से है और दूसरे का जो है वो तीसरे से है, तो यहां पर पहला जो एलिमेंट जो है वो तीसरे से भी क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि हर पेयर का रिवर्स पेयर होना चाहिए। ट्रांजिटिव में होता है कि अगर पहला जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरे का रिलेट कर रहा है और तीसरे से भी, और दूसरा तीसरे से कर रहा है, तो पहला एलिमेंट तीसरे से भी रिलेट होना चाहिए। जैसे समझो कि अगर ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब यहां पर ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया कौन सा, ए कॉमा सी, वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे से है और दूसरे का तीसरे से है, तो तीसरे पहला एलिमेंट जो है उसका तीसरे से भी रिलेट होना चाहिए। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि ये जो ए बी है और बी ए है, यहां पर ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, सॉरी यहां बी सी आएगा,
अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो ये ए सी भी जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि एग्जाम्पल है हमारे पास, एक हमने ए सेट ले लिया 1,2,3,4, ठीक है, और हम क्या ले रहे हैं, रिलेशन ले रहे हैं कि ए कॉमा बी है सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, कि बी जो है वो ए को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें रिलेशन हमारे कौन कौन से आएंगे, देखो रिलेशन कौन से आएंगे, पहला आप देखो, या फिर बी जो है वो ए से डिवाइड करना चाहिए, कौन कौन से आ सकते हैं, मान लो अगर मैंने 2 ले लिया बी और ए ले लो 1, तो ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,2, और कौन सा आ सकता है 2,4, और कौन सा आ सकता है 1,4, ये आएंगे। ठीक है, मान लो कि हमने ये लिया। अब देखो यहाँ पर ये ए कॉमा बी है, ठीक है, और ये कौन सा है बी कॉमा सी, दोनों जगह बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर ये आर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो ए सी है ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को, मतलब ये जो 1,4 है ये भी आर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 1,4 फैक्टर भी आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो कि आर हमारे पास सेट है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1,2, 2,3 एंड 1,3, ठीक है। अब देखो 1, 2 और 2, 3, मतलब जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये जो 1, 3 है ये भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, जो कि हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? तो आपको बस ट्रांजिटिव के लिए इतना याद रखना है कि ट्रांजिटिव होने के लिए चेन कंप्लीट होना चाहिए कि ए बी, यहां पे ऐसे देख लो कि ए बी, ठीक है, ए बी और बी सी जो है ये किसके इक्वल होगा, ए सी, और इनमें ये कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। क्लियर? तो ये था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लास्ट टाइप देख लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखो एक रिलेशन है आर, उसे हम तब इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर वो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी आ जाए, सिमेट्रिक भी आ जाए और ट्रांजिटिव भी आ जाए। मतलब अगर ये रिलेशन ये तीनों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर हमारे पास ये कंडीशंस तीनों सेटिस्फाई हो जाए कि रिफ्लेक्सिव के लिए, कि अगर हमारे पास ए जो है वो बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखो, फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो देन हमारे पास इंप्लाइज बी ए, उसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग होना चाहिए। देन लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर हमारे पास ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, देन ये जो ए कॉमा सी है ये भी आर को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर? देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मिलेंगे, जहां पे आपको बोला गया होगा कि हमें क्या प्रूफ करना है, कि हमें कोई कंडीशन दी गई होगी, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, देन हमें करना है सिमेट्रिक, देन हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो रिलेशन हमारा कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? ओके, तो अब आपको सब इंपॉर्टेंट रिलेशन क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, जो एक्चुअली रिलेशन का स्पेशल केस है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, पर पहले थोड़ा क्लास 11 रिवाइज करेंगे ताकि बेस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो देखो फंक्शन एक्चुअली रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है, इसलिए रिलेशन क्लियर होना जरूरी था पहले। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन क्या होता है कि सेट का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज सेट बी में होगा। ठीक है, कि अगर ए एंड बी जो हैं वो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, तो सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज सेट बी में होगा। डुप्लीकेट इमेज अलाउड है, पर एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं हो सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो देखो फंक्शन क्या होता है कि मान लो अगर ए एंड बी जो है वो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in B। कि जो A एंड B सेट्स हैं, तो अगर हम बात करें सेट A के एलिमेंट की, तो उसकी हर एक एलिमेंट की जो B में इमेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक A सेट है 1, 2, 3 और B सेट है हमारे पास 4, 5, 6।
ठीक है, देखो फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ एक्स से या फिर एफ से। क्लियर? अगर मैं इसका यहाँ पे फंक्शन निकालूं तो क्या होगा, आपने क्या करना है, कैसे ऑर्डर पेयर होता है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ लिखना है, देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले के साथ लिखना है, देन थर्ड एलिमेंट को थर्ड वाले के साथ। ठीक है, तो मान लो हमें शो करने हैं, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, यहां पर हमारे पास आ गए एलिमेंट्स 1 2 3 और यहां पर एलिमेंट्स आ गए 4 5 एंड 6। क्लियर? तो 1 का किसके साथ फंक्शन है, 4 के साथ, 2 का किसके साथ है, 5 के साथ, एंड 3 का किसके साथ है, 6 के साथ। मतलब हर एक एलिमेंट जो ए का है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है सेट बी में। क्लियर? तो ये था हमारा फंक्शंस। अब हम क्लास 12 में देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन समझते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। मान लो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें कोई फंक्शन दिया गया और हमें प्रूव करना है कि वो इंजेक्टिव है, मतलब हमें वन वन फंक्शन क्या करना है, प्रूव करना है। दोनों एक ही मतलब है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक फंक्शन है, ए फंक्शन एफ सच डेट एक्स टू वाई जा रहा है। ठीक है, अब देखो वन वन फंक्शन में क्या होता है कि इफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, क्या होता है, इफ द distinct elements of x under function are distinct। देखो क्या मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी हमेशा। वन वन फंक्शन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी हमेशा। देखो जैसे डेट इज फॉर एवरी, मान लो कि हमारे जो एक्स फंक्शन है, ठीक है, फॉर एवरी, इसके अंदर मान लो x1 और x2 है, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं x को, तो फंक्शन हमारा जो x1 होगा वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन x2 के। अगर ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल हैं तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो x1 है वो किसके इक्वल होगा, x2 का। ठीक है, x1 x2 के इक्वल होगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है वन वन फंक्शन में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो ये दो फंक्शंस है हमारे, यहां पर एलिमेंट्स है हमारे 1, यहां पे ले लेते हैं 2 और यहां पे ले लेते हैं 3। सिमिलरली यहां पे ले लेते हैं 4, यहां पे ले लेते हैं 5 और यहां पे ले लेते हैं 6। तो 1 के लिए हमेशा क्या होगा, 4 होगा, 2 के लिए 5 होगा, 3 के लिए 6 होगा। अब देखो हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही इमेज है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। इट इज अ वन वन फंक्शन। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो यहां पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहां पर इमेज कर लेते हैं, ये मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, मान लो ये 1 जो है वो ए के साथ जा रहा है, 2 जो है वो बी के पास जा रहा है, 3 की भी जो इमेज बन रही है वो बी पे ही बन रही है, 4 की इमेज सी पे बन रही है और 5 की इमेज डी की बन रही है। अब देखो क्या ये वन वन फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ वन वन फंक्शन। क्यों ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, देखो हमने वन वन फंक्शन में पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होती है। यहां पर 1 की ए तो बन रही है, पर यहां पर 2 और 3 की दोनों इमेज क्या बन रही है, बी बन रही है, मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो फिर ये कौन सा फंक्शन होगा, ये होगा, इट इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, जिसकी एक से ज्यादा इमेज बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। अगर आपको कहीं पे प्रूफ करने को बोल दिया जाए कि बताओ ये इंजेक्टिव है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए इंजेक्टिव क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है, और वन वन फंक्शन में हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। क्लियर? तो ये था हमारा वन वन फंक्शन। अब हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं, ऑन टू फंक्शन। देखो सेकेंड टाइप आती है ऑन टू फंक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स सच दैट वाई। अब क्या होता है इसमें कि हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, मतलब हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए। ये क्या होता है, ऑन टू। वन वन में हमने क्या पढ़ा था कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ऑन टू में क्या होता है कि हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर वाई जो है
वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल वाई को, तो उसके लिए हर एक एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? अब आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मान लो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई फंक्शन दिया गया, हमें प्रूव करना है कि ये सब्जेक्टिव है कि नहीं, तो मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि वो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑन टू की। जैसे मान लो यहां पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4, और यहां पर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी। तो यहां पर ए के लिए 1 बी सी डी, मान लो आपको ये दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर इमेज क्या है, ए बी सी डी। हर एक इमेज के लिए एक हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। हर एक इमेज के लिए क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और यहां पर इमेज है ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो ए के लिए आ गया हमारे पास एलिमेंट 1, बी के लिए हमारे पास एलिमेंट आ गया 2, यहां पे सी के लिए भी आ गया। क्या डी के लिए, जो हमारी डी इमेज है, उसके लिए हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हर एक इमेज के पास क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। यहां पे डी के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसे हम क्या कह देंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। यहां पे एलिमेंट्स सॉरी इमेजेस लिख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो ये जो 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, 2 बी के साथ कर रहा है, 3 भी बी के साथ कर रहा है, और 4 जो है वो सी के साथ कर रहा है। क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा? ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा? देखो यहां पर ए बी सी जो है ये इन सबकी इमेज है। अब आप ये मत देखना कि हाँ ये 2 3 का तो बी ही आ रहा है, नहीं, यहां पे हमें इमेज को देखना है एलिमेंट के साथ। ठीक है, मतलब बी की इमेज क्या आ रही है, सॉरी एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 2 की इमेज भी आ रही है, 3 की भी इमेज क्या आ रही है, बी आ रही है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? ओके, तो अब हम लास्ट देख लेते हैं वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, इसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। पहले समझ लेते हैं वन वन एंड ऑन टू का मतलब क्या है। देखो एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई। अब देखो वन कब ये वन वन एंड ऑन टू होगा, जब हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। अगर हमारे पास फंक्शन वन वन भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है, ये एलिमेंट्स हो गए, ये इमेज हो गई। यहां पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4, और इमेज में जैसे हम ले लेते हैं ए बी सी डी, सी डी। अब देखो यहां पे मान लो कि ए का जो रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, 2 का ले लेते हैं सी के साथ, या डी के साथ ले लो, 2 का डी के साथ, 3 का ले लो ए के साथ, और 4 का ले लो सी के साथ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि हर एक इमेज के लिए, सॉरी एलिमेंट के लिए हर एक इमेज आ रही है, और हर एक इमेज के लिए हर एक एलिमेंट भी आ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। और देखो वन वन, जहां पर हमारे फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों आ जाए, ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर समझे, तो नोट्स और पीडीएफ वर्जन आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पे भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस के साथ एग्जाम के लिए फुल रेडी हो जाओ। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नए लेक्चर का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंट बनो। थैंक यू।